नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निजेंस नोटिस की और प्री कॉग्निजेंस नोटिस की। आजकल आप सभी को ईमेल पे या व्हाट्सएप पे जितने भी लोग लोन में डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे अनसिक्योर्ड कोई भी लोन हो, आप देखते हैं कि आपको कोलकाता मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आ रही है और इसमें आपको बीएनएस की धाराएं 318/4, 316/2, 61/2 ये जो धाराएं हैं, पहले ये जो धाराएं थी 420 यानी 318/4 और 406, 409 आपका 316/2 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी 34 का बन गया है 61/2। अब इस मामले में आपको नोटिस आ रही है और आप सोच रहे हैं कि ये नोटिस कैसा है। तो पहले हम आपको बता दें कि 2023 बीएनएस आने से पहले क्या होता था कि अगर किसी भी प्रकार से आपका और बैंक में कोई डिस्प्यूट होता था तो बैंक 406, 420 का केस आपका डायरेक्ट कोर्ट से फाइल करती थी और डायरेक्ट आपके खिलाफ मुकदमा हो जाता था। क्योंकि जो 406, 420 का जो मामला होता है वो पुलिस से डायरेक्ट एफआईआर के तौर पे नहीं होता है, ये हमेशा कंप्लेंट प्रोसीजर से होता है, इसीलिए बैंक कोर्ट में केस फाइल करती है। तो पहले क्या होता था कि पक्षकार को सुने बिना एक्यूज्ड जो पर्सन है यानी कि जो लोन डिफॉल्टर है उसको सुने बिना ही उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो जाता था और उसको समन वगैरह भेजा जाता था। लेकिन जब से बीएनएस आया है तब से सरकार ने इसमें अमेंडमेंट कर दी है, विधायिका ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया है कि बिना एक्यूज्ड पर्सन को सुने उसका बयान लिए आप उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं चला सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा करके उसको परेशान नहीं किया जा सकता है। तो अब इसीलिए 223 का प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आपको आती है। इस नोटिस में यही कहा जाता है कि आपको एक स्पेसिफिक डेट पे, एक विशेष दिन पे, डेट पे आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, भले ही आप कहीं से भी हो। तो जब दूसरे शहर में हो जाता है तो ये जो प्री कॉग्निजेंस की नोटिस है इस पर अगर आप नहीं जाते हैं इसमें नुकसान आपका होता है। नुकसान क्या होता है कि आप जानबूझ करके इस नोटिस को इग्नोर कर दिए, आप डेट पे नहीं आए। इसका मतलब ये है कि जो भी बैंक ने कंप्लेन दर्ज किया है वो सही है, ऐसा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट समझती है और फिर इसमें अलाउ कर देती है। जिन जिन आरोपों को लगाया जाता है उसको उस सुसंगत धाराओं में फिर केस आपके ऊपर शुरू हो जाता है। अब इसमें वही प्रक्रिया होगी कि आपको समन जाएगा, समन पे आप अपीयर नहीं होते, देन वारंट होगा, वारंट नहीं होगा तो फिर नहीं जाते हैं वारंट पे तो फिर आपका नॉन बेलेबल वारंट हो जाएगा। तो आप अगर प्री कॉग्निजेंस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो आप मत करिए। आपको अगर नोटिस आती है तो इस नोटिस को समझिए, नहीं समझ में आता है किसी एडवोकेट को दे दीजिए, थोड़ा सा आपका चार्ज लग जाएगा लेकिन वो सही जानकारी आपको दे देंगे। आप समय रहते पहुंचिए उस कोर्ट में जहां से आपको आया है, जिस भी सिटी से आया है आप वहां पे जाइए, वहां पर अपना एडवोकेट करिए, अपना वकालतनामा लगाइए और अपना डिफेंस कराइए। इसमें आपको जमानत कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपका चेक बाउंस में होता है, ईसीएस बाउंस में होता है। इसमें आपको पहले जमानत कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एडवोकेट हायर करके अपना ट्रायल लड़ सकते हैं। अब इसमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो आप ऐसे मामले को सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप इस पर स्टे भी ले सकते हैं या इसको पूरे ट्रायल को खारिज कराने के लिए आप 482 दाखिल करके हाई कोर्ट में इसको क्वेश भी करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही समझने लायक हैं। देखिए क्या है कि जो लोन डिफ़ॉल्ट का मैटर होता है वो सिविल नेचर का होता है और जो 406 यानी कि 406, 420 जो इंटेंशन इसमें होता है वो क्रिमिनल इंटेंशन के लिए होता है। अब 406 का मतलब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
आपने आपराधिक माइंड से आपने किसी भी ऐसे व्यवहार को भंग किया है, आपने एक ऐसे व्यवहार का मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है कि जो दो लोगों के बीच में था और आप मन में यही सोच रहे थे कि हम इसको ठगेंगे। लेकिन आपके मामले में क्या है कि आपने लोन लिया, आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया, आपने कुछ पैसा दिया। जहाँ पर आपने कुछ पैसा दिया तो आपका इंटेंशन यही था कि हम पैसा देंगे, तो यहाँ पर इंटेंशन आपका बैड नहीं है। आपने किसी तरीके से कोई अपराध कारित नहीं किया है, आपके साथ दुर्घटना हो गई है, आपके पास आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, आपके पास पैसा नहीं था, बट आप ये कबूल करते हैं कि हम कुछ महीनों के बाद दे देंगे। तो ये जो मामला है वो आपका 406 और 420 नहीं बनता है और इसी बेसिस के आधार पे आपको राहत मिल सकती है हाई कोर्ट से और मामला खारिज हो सकता है और इसको बैंक के साथ सेटलमेंट की बात भी हो सकती है या फिर आप पूरा पैसा जमा करके हाई कोर्ट से खुद को रिलीफ ले सकते हैं, बचा सकते हैं, मुकदमा खारिज हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रायल खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ध्यान देना है कि जब भी इस प्रकार की नोटिस आपको आती है, आपके परिवार वालों को आती है, किसी दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को, तो इसे इग्नोर मत करिए। देखिए, कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ कोई आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको देखिए, चेक करिए। ई कोर्ट नाम का एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक नंबर दिया होगा, जैसे क्राइम नंबर होता है, तो उसमें लिखा होगा CS ऑब्लिक, उसमें एक केस नंबर होगा ऑब्लिक जिस डेट में वो फाइल हुआ है, तो उसको जाकर के आपको चेक करना है। अगर वहाँ पर ई कोर्ट में आपका नाम और उस अपोजिट पार्टी का नाम आ रहा है, यानी बैंक का नाम आ रहा है, तो वो सही है, आप उसको सीरियसली लीजिए और आप पहुँचिए। देखिए, आपके सिटी में जो कोर्ट है उसी तरीके से दूसरे शहर में जो कोर्ट है उसका भी महत्व उतना ही है। तो कोर्ट को आप मजाक मत समझिए, इग्नोर मत करिए उसकी नोटिस को। आपका ये मामला एक दिन भी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, खारिज हो जाएगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन बैंक ने छुपा करके सारे तथ्यों को, फैक्ट को छुपा करके कोर्ट में केस फाइल किया है, तो मुकदमा कोई भी दाखिल कर सकता है। उसको चलना या नहीं चलना है मेरिट के आधार पे ये कोर्ट डिसाइड करती है। हायर जुडिशरी, हायर कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट उसको तय करेगी, मेरिट के आधार पे उसको तय करेगी ये चलने लायक है कि खारिज होने लायक है। तो आप इस तरीके से अपना डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर मत करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।